हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। आई होप आपको पिछला जो लेक्चर है, पिछला जो वीडियो है वो क्लियर हुआ होगा। आज हम बात करेंगे HMP शंट के बारे में। HMP शंट, अब देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HMP बोले तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे अगर इसका फुल फॉर्म, वैसे इसका नाम है, इसको ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहते हैं इसको, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब देखिए कितना अच्छा नाम है, PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। और वैसे इसका नाम है जो HMP का फुल फॉर्म क्या होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट HMP शंट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ये, ठीक है। इजी अगर वन लाइन में इसको डिस्क्राइब करूं तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल का। आप देखिए, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। कहने का मतलब क्या है, अगर किन्हीं कारणों से, अब ध्यान से समझिएगा, किन्हीं कारणों से अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पा रही है बॉडी में, TCA साइकिल नहीं हो पा रही है, तो आपके ग्लूकोज को के ऑक्सीडेशन का ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कोई भी अगर आपको HMP शंट पूछता है, आप आंख बंद करके जो है ये बात सीधे सीधे बोल देना कि भाई जो HMP, जो आपका HMP शंट है वो क्या है, इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट्स ऑल, बस, ठीक है। इसमें बाय द वे कोई भी ATP जो है फॉर्म नहीं होती है, कोई भी ATP जो है डायरेक्ट जो है यूटिलाइज नहीं होती है, ठीक है। ये एक मेन इसमें बात है, ठीक है। ये GPAT में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ होती है आपकी, ये होती है आपकी लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में। कहाँ होती है, लिवर में, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, वहां ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आएगा तो पूरा पाथवे पूछ सकता है आपका, ठीक है। पाथवे लंबा चौड़ा है, मैं आपको पाथवे बता भी सकता हूँ, लेकिन जो आपकी इसमें मैंने जो नोट्स दे रखे हैं आपको, इस नोट्स में मैंने क्या कर रखा है, आपका एक एक करके स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है। यहां मैं क्या करूंगा, सिर्फ HMP शंट के जो भी होते हैं, जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, उनके नाम लिख दूंगा आपका, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। बेसिकली HMP शंट क्या होता है आपका, ये से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। वैसे HMP का पूरा नाम होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है किसका, ग्लाइकोलिसिस या TCA साइकिल का, किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है। कहाँ होता है, लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड एटसेट्रा, ठीक है। और इसके जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं ना, इसके बीच में जो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ बनते हैं, इसके साइटोसोल में। मतलब ये रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोसोल में। अब लिवर के साइटोसोल में, एडिपोज टिश्यू के साइटोसोल में ये रिएक्शन जो है होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके, हाँ, इसमें दो फेज होते हैं, ये मैं बताना भूल गया आपको। इसके जो है दो फेज होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। अगर हम फेज की बात करें इसमें टोटल, मैं वो भी बताऊंगा कहाँ तक ऑक्सीडेशन फेज होता है, कहाँ तक नॉन ऑक्सीडेशन फेज होता है। फेज की बात करें तो दो इसमें फेज होते हैं आपके, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन
ऑक्सीडेटिव फेज। आप क्या कर सकते हो, जो मैंने मेन लिखा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार। वैसे मैंने आपको जो है डिटेल नोट्स मेरे हर चीज़ के हैं आपको, ठीक है। तो नोट्स मैंने आपको इसके पूरे प्रोवाइड कर रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है, विद प्रॉपर एग्जाम्पल और अच्छे ढंग से समझा के। अब मैं HMP शंट एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका HMP शंट। बुक में देखोगे बहुत बड़ा दिया है। वैसे अगर एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आप पेपर में जो है इसको एज इट इज भी लिख के आते हो ना, तो भी इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लो स्ट्रक्चर नहीं लिख पाते हो या स्ट्रक्चर आप भूल जाते हो, तो भी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना भी अगर आप लिखो तो बहुत है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अपने ब्रेन में इतना रटने की आदत छोड़ दो कि रटना है मुझे, बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस साइकिल याद करनी है, TCA साइकिल याद करनी है, नहीं। पेपर से पहले पढ़ो, याद होता है ठीक है, नहीं होता है कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको एक एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हाँ, इतना पढ़ लो कि इतना तो आप याद कर ही लो, इतना याद करना इज़ नॉट अ बिग इशू। अभी भी अगर आप इसको देखते रहोगे ना, आपको अभी याद हो जाएगा ये पूरा। एक बार मैं डिस्क्राइब करता हूँ। इसमें डिस्क्राइब करने का कुछ है नहीं, बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है ना, ये याद ही करने वाली चीज़ है अगर देखो तो, ठीक है। समझने का इसमें एज इट इज़ कुछ नहीं है। क्या है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, सिंपल, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, ठीक है। अब ये नाम याद रखने आपको, फॉस्फोनोग्लूकोन लैक्टोन, ठीक है। अब इसमें क्या समझोगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिंग होगी इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो। मैं अपने स्टूडेंट से भी ये बात हमेशा बोलता हूँ कि रटने की आदत छोड़ दो, ठीक है, समझो चीज को। हाँ, जहाँ पर रटना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिखना है, उस समय रटना है, उसको रट भी लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको फिर भूल जाओ। हम टेंशन ले लेते हैं कि यार हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते, तो क्या हो गया, अच्छी बात है, भूल जाते हो। सोचो अगर सब कुछ याद हो गया तो क्या करोगे। आपको मान लो अभी सब कुछ एज इट इज रटा हुआ है माइंड में, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आगे बहुत चीज़ें याद करनी है, इसलिए हल्के फुल्के रहो, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। 6, ये हमने अब अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है आपका वो कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर फर्दर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ये चेंज हो रहा है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। अब उसके बाद ये, अब देखो जो चीज समझने की है वो मैं यहाँ पर समझा दूंगा। इसमें जो है ये 2 पार्ट में आपका ब्रेक हो रहा है, स्प्लिटिंग फेज आ रहा है। और ये जो स्प्लिटिंग फेज है, यहां तक जो है स्प्लिटिंग फेज आने तक इतना जो पोर्शन है आपका, वो है आपका ऑक्सीडेटिव। और उसके बाद का फर्दर जो ये प्रोसेस है आपका, वो है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली थी, वो इसलिए मैंने बता दी। जो ध्यान देने वाली चीज है वो मैं बता रहा हूँ। अब ये रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, ये 2 उसमें ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक है आपका ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, दूसरा है राइबोज 5 फॉस्फेट। अच्छा, इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट इपीमरेज। अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है राइबोलोज 5 फॉस्फेट का और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट का, ये स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज सेम है, लेकिन इसके सिर्फ एक कार्बन में जो है डिफरेंस है। तो मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने जब पहले सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में आई थिंक बताया था कि इपीमरेज क्या होते हैं, इपीमर्स क्या होते हैं। जैसे अगर आपका एज इट इज चीजें हैं, ठीक है, मान लो ये कोई रिएक्शन है ए बी ए बी ए बी ए बी। अब देखिए मैंने क्या कैसे बोल दिया। अब ये फिर है ए बी ए बी बी ए बी। अब ये इसका क्या है 2 3 C3 इपीमरेज हो जाएगा। दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहां पर डिफरेंस है, इसमें और इस पोर्शन में डिफरेंस है, बाकी एज इट इज सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इपीमर हो जाएगा। तो वैसे अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों एक दूसरे का के इपीमर है। इसलिए जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है उसका नाम क्या है। अब ये एंजाइम लिखे नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग ही इन्हें नाम देते हैं, साइंटिस्ट जो होता है वही इन्हें नाम देता है, ठीक है। तो इसका नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फो
रेबुलोज 5 फॉस्फेट इपिमरेज, और इधर ये क्या है आपका रेबुलोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर ये दोनों मिलके इन दोनों में ब्रेक हो जाते हैं सीडो हेप्टो हेप्टुलोज सीडो हेप्टुलोज। मैं क्या गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? लेट मी चेक। सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अगर इसमें आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिरोगे तो इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। सीडो है ना, 7 कार्बन होने चाहिए टोटल, तो ये हो गया। और लास्ट वाले कार्बन में 5th नंबर वाले 7th नंबर के कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर मैंने नोट्स में सारे स्ट्रक्चर हैं, नोट्स में मैंने जो है स्ट्रक्चर दे रखे हैं। और ये क्या नाम है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये तो जाना पहचाना नाम लग रहा है भाई, ये आपने सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? बताओ भाई। ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था हम लोगों ने, जब स्प्लिटिंग फेज आता है। ठीक है, जो स्प्लिटिंग फेज है उसमें एक जो इधर वाला जो कंपाउंड था, एक तो क्या था? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसके सामने वाला जो कंपाउंड था वो क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। याद आया कुछ? तो ये जो है यहाँ से आपका उसमें भी जा सकता है, एंटर हो सकता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की कोई सिचुएशन बन नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। उसके बाद फिर ये दो मिलके जो है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इन दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा आपका HMP शंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, सिग्निफिकेंस आ सकता है पेपर में बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, NADH। ठीक है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं HMP शंट में। ठीक है, कौन कौन से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं? पहला बन रहा है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज, और दूसरा बन रहा है NADPH। ठीक है, पेंटोज और NADPH। मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट से शॉर्ट लिखाऊं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पेंटोज का क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है, और NADPH का क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल सी बात है, एक लाइन में आंसर दे दूंगा। ठीक है, जो पेंटोज है आपका, वो क्या करता है? आपका सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे फॉर एग्जांपल ATP, फॉर एग्जांपल NAD पॉजिटिव। ठीक है, इन सब के FAD हो गया जैसे। ठीक है, इन सब की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है आपका पेंटोज। ठीक है, और दूसरा जो आपका NADPH है। ठीक है, क्या होते हैं ये और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करके आपका एक टॉपिक आएगा, आई थिंक वो 2nd यूनिट में है आपका। हाँ, इसी यूनिट में मतलब हम 2nd यूनिट ही पढ़ रहे हैं अभी, तो इस यूनिट में वो जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ है, आगे है। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो NADPH का क्या काम होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स। ठीक है, बस फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड। अब इतना आप याद कर लो और उसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो, ये तरीका बता रहा हूँ आपको पढ़ने का। जैसे आपको ये चीज़ याद होगी, अब ऐसा नहीं पेपर में ऐसा एज इट इज लिख के आ जाओगे, ऐसे में तो फिर एग्जामिनर आपका जो है बोलेगा क्या लिखा है, उसके समझ ही नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने ऐसे याद कर लिया, उसके बाद प्रॉपर हेडिंग बना के लिखोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। देयर आर 2 कंपाउंड जो आपके HMP शंट से आते हैं, पेंटोज एंड NADPH। ठीक है, पेंटोज क्या करता है? आपका सिंथेसिस ऑफ या बायोसिंथेसिस ऑफ, एक ही बात है, न्यूक्लिक एसिड सच एज ATP। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड से, ATP, NADH, NAD पॉजिटिव, FAD। ठीक है, एंड NADPH क्या है आपके? यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ या बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स। बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतने से इतना आप करोगे, आपका HMP शंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये लोग और पूछ देते हैं कभी कभार। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। हमने स्टार्टिंग में, अगर अभी आपने देखा होगा, हमने जो एचएमपी शंट पढ़ा था उसमें हमने पहला स्टेप क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोनोलैक्टोन में। ठीक है, जो भी उस कंपाउंड का नाम था, यहां पर जो एंजाइम था वो क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद फर्दर फिर रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पर स्प्लिटिंग फेज आ रहा था, दोनों मिलके चेंज हो रहे थे, फिर फर्दर वो मिलके चेंज हो रहे थे और हमारे पास कंपाउंड आ रहा था। लेकिन मेन यहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट जो एंजाइम था जो यूज हो रहा था उसका नाम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अगर बॉडी में हमारे, अब ध्यान से समझना, हमारी बॉडी में इसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। यही नहीं है आपका, तो ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, वो इसके बारे में हम एक छोटा सा शॉर्ट नोट आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट आएगा। मैंने वो शॉर्ट नोट आपका कवर करके नोट्स में दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसको बता देता हूँ। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक फायदा है, एक नुकसान है। सबसे पहले बताइए किसकी बात करें, फायदे या नुकसान की। पहले फायदे की बात, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं, बाद में फायदे की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिकली सबसे मेन जो डिजीज है उसका नाम है एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया की सिचुएशन जो है हमारी बॉडी में इसमें आने लग जाती है। ठीक है, मतलब ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, वैसे इसमें ऐसा कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आता है, डायरेक्टली ये प्रॉब्लम हो जाती है तभी हमें पता लगता है अच्छा ये स्पेसिफिक जो है डिजीज हमको हो गई है, एनीमिया हमको हो गया है। दूसरा इसमें जो फायदे की बात है वो ये है कि ये क्या करता है, मलेरिया के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है, क्योंकि जो आपका मलेरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, टोटली जब हमारी बॉडी में आता है तो वो डिपेंड होता है एचएमपी शंट पर। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है, एचएमपी शंट पर। ठीक है, मतलब एचएमपी शंट से इसको खाना मिलता है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, इसको जो है एचएमपी शंट से जो है खाना मिलता है आपका। ठीक है, अब फायदेमंद कैसे है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है आपका, इसको इनहिबिट कर देता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो ये इसको पूरी तरह से अगर ब्लॉक कर देगा तो मलेरिया की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मलेरिया की डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो मलेरिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी में, उसको फूड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो डेफिशिएंसी क्या करेगी आपको, आपकी जो एचएमपी शंट है उसकी एक्टिविटी को रोक देगी, उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी, जिससे जो मलेरिया है वो आपका एचएमपी शंट पे डिपेंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है मलेरिया का जो पैरासाइट है वो धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका ये लॉजिक था इसके पीछे, इसलिए बोलते हैं कि जो है ये रेसिस्टेंस है आपके मलेरिया के लिए। ठीक है, इतना सा आज का टॉपिक था, ये हमने पढ़ा था एचएमपी शंट। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको लेक्चर आपका समझ आया होगा आज। ठीक है, बेसिकली हमने आप ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने का कुछ है नहीं, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप नोट से देखिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट कीजिए, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस मुझे आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन कोई सब्सक्राइबर पूछ लेता है जिसका आंसर मैसेज में दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं स्किप करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि सारे रिप्लाई आप लोगों के दे दूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने कर लिया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।